Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. So this is the last video of last part of chapter 7 of ACCF 1. So I'll try to complete this chapter today in any case. So let's start. So अभी तक हमने देखा था कि गवर्नमेंट किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों से मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी चेंजेस कर सकती है और गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन होता है। इकोनॉमी हमारी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो हमने सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी कि गवर्नमेंट कैसी कैसी पॉलिसी ला सकती है ताकि इकोनॉमी अगर ख़राब है, इकोनॉमी काफ़ी डाउन है, तो हाउ गवर्नमेंट कैन इंटरवीन कि इकोनॉमी ठीक हो जाए, या फिर अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है ताकि इकोनॉमी डाउन हो जाए या इन्फ्लेशन डाउन हो जाए। सो वी विल बी स्टडिंग दैट. So economic policy options. So far we have identified government tend to have several major economic objective. ठीक है. For instance, most government want to encourage steady economic growth, low inflation and unemployment, as well as running a balance of payment that is equilibrium. So balance of payment I already told you क्या होता है. Balance of payment is export minus import. Guys, just one second. So how can a government accomplish this? Government कैसे इसको accomplish कर सकती है? So government has two main ways of affecting the economy. Government दो तरीके से इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सकती है, इकोनॉमी को ठीक कर सकती है या लेवल पे ला सकती है. So one is a fiscal policy and other is a monetary policy. Fiscal policy क्या होती है? Fiscal policy refers to basically income. It's basically income and expenditure of government. So fiscal policy refers to government taxation, that is income. Government को पैसे कहाँ से आते हैं? Through taxation. And government spending plans, that is expenditure. इससे भी गवर्नमेंट इकोनॉमी में कुछ चेंजेस कर सकती है, हम पढ़ेंगे इसको आगे. एंड सेकेंड पार्ट इज़ monetary policy. A monetary policy is, it refers to management of the money supply इन दी इकोनॉमी. मतलब मार्केट में टोटल करेंसी कितनी देनी है, जैसे RBI नए करेंसी नोट्स इशू करती है, दैट इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई. कि मार्केट में पैसा कितना रखना है, बेसिकली ज़्यादा रखना है या कम रखना है. इन पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स और वेरिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स नीड टू कीप इन रिजर्व. ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे सारा. So we will look at each of these type of policy option in turn. So first is fiscal policy. अब fiscal policy मैंने बताया था, fiscal policy relates to income and expenditure of government. और income कहाँ से होती है गवर्नमेंट की? Income होती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन से, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है जब वो मार्केट में पैसे देती है. अब वो पढ़ेंगे हम कैसे. The two key elements that government must plan for each year are income. This is the primarily the government raises from direct and indirect taxes on individual and businesses. And expenditure, this is the total amount the government will need to spend to provide services for the population. These may include the cost of police and army, road and rail building, as well as wages of civil servants. This is expenditure of the government. तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ लिया. इन द मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट वुड प्रेफर टू रन अ बैलेंस्ड बजट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस्ड बजट इज़ डिफरेंट. बैलेंस्ड बजट मीन्स कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है वो नेट रहे, वो बेसिकली स्टेबल रहे. ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम बहुत कम है, या इनकम बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर बहुत कम है. दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड बजट. दिस अकर्स व्हेन गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर एग्जैक्टली मैच. जितने एक्सपेंडिचर हैं उतनी ही इनकम होनी चाहिए. तो बैलेंस बजट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट इनकम. सो इसमें लिखा हुआ यही पॉइंट कि डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बैलेंस बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. द फॉर्मर रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट इनकम एंड स्पेंडिंग, व्हाइल लैटर रेफर्स टू द फंड थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो however, rather than having a balanced budget, government may decide to run either budget surplus or budget deficit. कई बार कई सिचुएशंस में गवर्नमेंट प्रेफर करती है बजट सरप्लस या बजट डेफिसिट. अब बजट सरप्लस मतलब ज़्यादा, मतलब
इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, एंड डेफिसिट मतलब कम, दैट मीन्स इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं कि क्यों गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में रहती है। ठीक है, अभी ये बताया है कि गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस बजट लेके नहीं चलती, वो थोड़ा सरप्लस और डेफिसिट में भी कभी कभार अपने आप को डालती है। वाई गवर्नमेंट डू दैट? सो फर्स्ट इज दिस अकर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज हायर देन गवर्नमेंट इनकम, ये मैंने तुम्हें बता दिया। टू फंड अ डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम हैं बजट डेफिसिट में, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जो कि आज की सिचुएशन मोस्टली चल रही है, द गवर्नमेंट विल नीड टू बोरो मनी। दिस बोरिंग इज रेफर्ड टू एज पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, PSNCR। तुम्हें इसको डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, वो पैसे वो बोरो करेगी, और उस चीज़ को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, जितने पैसे गवर्नमेंट को चाहिए। बाय रनिंग अ बजट डेफिसिट, द गवर्नमेंट इज इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी देन इट इज टेकिंग आउट। दिस विल हेल्प बूस्ट एग्रीगेट डिमांड एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट, ये इकोनॉमी है और ये गवर्नमेंट है, दिस पर्सन इज गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, दिस इज़ एक्सपेंडिचर, और इनकम कम कर रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रही है, और अगर ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल रही है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है मार्केट में। जैसे अगर गवर्नमेंट ने जॉब्स निकाली हैं, जैसे सिविल सर्वेंट्स हो गए, और जो हमने ऊपर पढ़ा था पुलिस, आर्मी, रोड, रेल, बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट बहुत कंस्ट्रक्शन कर रही है तो और ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। सो दैट इज़ बाय रनिंग अ बजट डेफिसिट गवर्नमेंट इंजेक्ट मोर मनी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होती है इन क्रक्स। बिकॉज ऑफ दिस रनिंग अ डेफिसिट इज़ नोन एज एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजी, कि अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी एक्सपैंड करनी है तो वो बजट डेफिसिट में चलेगी, मार्केट में ज़्यादा पैसा डालेगी। दिस इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन अ डिफ्लेशनरी गैप exist in the economy. This occurs when level of aggregate demand in the economy is insufficient to lead full employment. इसका मतलब है deflationary gap क्या होता है? Deflationary gap is a place when जो हमारी aggregate demand है, aggregate demand of product है is less, लेकिन actually में क्या कहते हैं, डिमांड बहुत कम है चीज़ों की, और पॉइंट इज़ कि हम और ज़्यादा चीज़ बना सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, फैक्ट्रीज बहुत सारी है जहाँ पे और प्रोडक्शन हो सकती है, बट हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। कि मार्केट में पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी। तो डिफ्लेशनरी गैप इज़ व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज़ नॉट sufficient, that means insufficient to lead to full employment of resources. Full employment of resources. Next, budget surplus. अब जैसे बजट डेफिसिट था वैसे ही बजट सरप्लस. बजट सरप्लस इज when income of government is more than expenditure. अब तुम सोचोगे सर बजट सरप्लस से इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होगा, तो देखते हैं. So this occurs when government spending is lower than the government income. By running a surplus, the government is taking money out of the economy, reducing aggregate demand. अब aggregate demand क्यों reduce कर सकते हैं? अगर मान लो चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग मार्केट में बहुत पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, वो सामान लिए जा रहे हैं, चीज़ महंगी होती जा रही है, वो लिए जा रहे हैं, तो देयर विल बी अ पॉइंट जब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे रोक लगानी पड़ेगी, वरना 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की मिलेगी. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आम जनता के हाथ से पैसा ही छीन लेती है. दैट इज़ कॉल्ड बजट सरप्लस. टैक्सेस बढ़ा देगी, ये सब कर लेगी. उससे क्या होगा, जब आम जनता के पास पैसे ही नहीं बचेंगे पॉकेट में, देन दे विल स्पेंड लेस. जब चीज़ खरीदेंगे नहीं वो, तो चीज़ बिकेगी नहीं, तो उसके रेट ऑब्वियसली कम करने पड़ेंगे. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट डू अ बजट सरप्लस. दिस इज़ रेफर्ड टू एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. This is often used when inflationary gap exists in the economy, means when aggregate demand बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन हमारी सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई. So this is called budget surplus. So government
फिस्कल पॉलिसीज़ में बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट से कैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करती है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ये तो था टैक्स फिस्कल पॉलिसी के, लोगों से टैक्स के थ्रू पैसे लो या फिर लोगों को क्या कहते हैं पैसे दो एक्सपेंडिचर के थ्रू, जॉब्स के थ्रू। अब आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी इंक्रीजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा डालो, हेल्पिंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। A contractionary policy decreases total money supply, helping to reduce demand and easing inflation. Already हमने ऊपर पढ़ लिया। तो how can the government increase or reduce the money supply? अब मार्केट में पैसा लोगों को देना या मार्केट से पैसा लेना, लोगों के हाथ में कम पैसा छोड़ना गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? तो पहला है इंटरेस्ट रेट। Rising the interest rate will increase the cost of borrowing of money for individual and businesses। मतलब अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट लोन पे बढ़ा दिए तो उसका मतलब क्या होगा? लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो उससे क्या होगा? वो एक्सपेंशन कम करेंगे, चीज़ कम बनाएंगे, चीज़ कम बनाएंगे तो उससे क्या होगा? डिमांड गिरेगी क्योंकि चीज़ कम बन रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है ना, क्योंकि वो बना ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, आम इंसान जो है जिसके पास पैसे होते हैं उसको भी पैसे कम, अगर उसने लोन लेना है कम लोन मिलेगा, कम लोन मिलेगा वो चीज़ सस्ती लेगा, महंगी चीज़ लेगा नहीं। सो दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। So this will typically reduce the level of investment by businesses and expenditure by individual, helping reduce aggregate demand in the economy. In addition, high rates encourage individual to save money rather than spending it. तो इंटरेस्ट रेट से गवर्नमेंट ऐसे खेलती है। अब आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट गाइस मैं तुम सबको डिटेल में बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, ये है एक बैंक, दिस इज़ अ बैंक। बैंक में पैसे कहाँ से आते हैं? जो लोग इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक इन लोगों को कुछ पार्ट इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और बैंक की इनकम कहाँ से होती है? जो अमाउंट इसके पास आया होता है वो अमाउंट बैंक आगे लोन दे देता है, और लोन देने के बाद उस लोन से इंटरेस्ट कमाता है, और वो इंटरेस्ट जो होता है दैट इज़ अ बिट हायर, दिस इंटरेस्ट इज़ हायर दैन द इंटरेस्ट जो बैंक सेवर्स को देता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ऑलवेज हायर देन इंटरेस्ट इन सेविंग। इस तरह से बैंक पैसे कमाते हैं। अब देखो, बैंक एक तरह से, बैंक का टारगेट क्या होता है? हर बिजनेस का टारगेट होता है पैसे कमाना, है ना। तो बैंक, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि यू आर अ बैंक, तुम्हें एक बंदा 10 करोड़ रुपए दे रहा है और उस पर तुम 8% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा कि मैं ये 10 के 10 करोड़ रुपए आगे लोन दे दूँ, है ना, और उसको 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लूँ। दैट मीन्स तुम्हारे को एक तरह से 4% इंटरेस्ट की कमाई हो जाएगी, है ना। दिस इज़ वॉट यू विल प्लान, यू आर अ बिजनेसमैन। लेकिन इसमें बैंक्स में पैसा किसका लगता है? आम जनता का। और आम जनता जो बैंक में इन्वेस्ट करती है, डिपॉजिट करती है, दैट इज़ नॉट बिकॉज हमेशा के लिए बैंक में डाल दिए, वो कभी भी पैसा बैंक से मांग सकती है। अब तुम सोचो, तुमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए थे, 3 महीने बाद तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, तुमने बैंक को बोला कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, और बैंक ने बोला जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमने तो लोन दे दिए, जब वो लोन आएगा तब आपको देंगे। हंसी आ रही होगी ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये वाली रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्योंकि बैंक तो बिजनेसमैन है, वो चाहे तो सारा लोन दे दे, लेकिन प्रॉब्लम किसको आएगी? आम जनता को। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आई हुई है उसमें से, फॉर एग्जांपल अगर लोगों ने 10 करोड़ लेट्स से इन्वेस्ट करे हैं बैंक के अंदर, तो बैंक इसमें से एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ 20% अपने पास रिजर्व रखेगा, 20% ऑफ बोरोइंग बैंक आगे लोन नहीं दे सकता। सो इसका 20% कितना हो गया? 2 करोड़। सो 2 करोड़ बैंक लोन नहीं दे सकता। दैट मीन्स बैंक सिर्फ, अच्छा मैंने 10 लाख लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 10 लाख है, तो 2 लाख बैंक लोन नहीं दे सकता। दैट मीन्स बैंक सिर्फ लोन 8 लाख का ही दे सकता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मान लो इस 10 लाख में से कोई एक आधा बंदा आके बोलता है मेरे को 1000 रुपये चाहिए, तो एटलीस्ट बैंक के पास इतने पैसे हों कि उसको दे सके,
अगर नहीं हुए पैसे तो ऑब्वियसली पब्लिक विल नॉट इन्वेस्ट मनी इन बैंक, वो कहेंगे हमारे पैसे दबा के बैठ गई। जैसे इंडिया में एक्सिस बैंक का हुआ था, एक्सिस बैंक में बहुत सारे बैड डेट्स हो गए थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड नो वन वाज एबल टू टेक आउट मनी फ्रॉम द बैंक। तो बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई उसमें पैसे नहीं इन्वेस्ट करता। येस बैंक में, सॉरी मैं एक्सिस बैंक बोल गया, येस बैंक के अंदर हुआ था इंडिया में कि उसके बहुत सारे फ्रॉड पकड़े गए थे, इस वजह से येस बैंक बिल्कुल ख़त्म हो गया था एंड पीपल वर नॉट एबल टू टेक आउट मनी फ्रॉम दैट बैंक क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो दैट्स वाई देयर इज़ अ रिजर्व रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है बैंक्स को कि अगर आपको बैंकिंग सिस्टम में काम करना है, मार्केट में रहना है, तो कुछ अमाउंट आपको अपने पास एज रिजर्व रखना पड़ेगा, वो आप लोन नहीं दे सकते। सो मीन्स मोस्ट बैंकर टिपिकली ऑपरेट अ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। दिस मीन्स दैट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट आर केप्ट इन कैश एज दे अज्यूम दैट not all the customer will want their money back at the same time. For instance, if bank required to keep 10% of his deposit in cash, for every $1,000 deposit by the customers, it would be able to lend 90%, that is $900 to another person or business. Important point. Increasing the reserve requirement will reduce the amount of money that banks have available to lend. That means limiting the money supply. The reduction of the amount of money available to loan will also tend to push up interest rate. और इंटरेस्ट रेट हमने देखा था अगर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग लोन कम लेंगे और डिमांड फॉल करेगी। तो अगर गवर्नमेंट को मार्केट में एग्रीगेट डिमांड गिरानी होती है, इन्फ्लेशन गिरानी होती है, तो गवर्नमेंट रिजर्व भी रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा देती है। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट जैसे BPS इंडिया में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, 0.25 0.50, दैट इज़ रिजर्व रिक्वायरमेंट। इंडिया में दो चीज़ें चलती हैं, CRR कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये भी पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट वी आर स्टडिंग फॉर इंडिया। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, हाउ गवर्नमेंट कैन इंजेक्ट मनी और टेक आउट मनी फ्रॉम मार्केट। By buying and selling its own bonds, the government is able to exert some control over money supply. Let's say for example, अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को मार्केट से पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स निकाले। जैसे कंपनी शेयर्स निकालती हैं वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स निकाले, लोगों को बोला कि आप बॉन्ड्स खरीदो और हमें पैसे दे दो। बॉन्ड्स पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, बैंक रेट से ज़्यादा होता है, तो हमने वो बॉन्ड्स परचेज़ कर लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हमने बॉन्ड्स परचेज़ करे तो गवर्नमेंट के पास वो सारा पैसा आ गया बॉन्ड्स के थ्रू। दैट इज़ व्हेन गवर्नमेंट सेल बॉन्ड्स, तो वो पैसा मार्केट से निकाल रही है। और व्हेन गवर्नमेंट बाय बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स जो इशू करे थे वो बाय बैक कर लिए, दैट मीन्स लोगों को पैसे दे दिए। दैट इज़ व्हेन बाइंग दी बॉन्ड्स गवर्नमेंट इज़ इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू market. So for example, buying back its own bond will release cash back into circulation. When it sell bonds, it receive cash in return, thereby taking out money from circulation. ठीक है गाइस, जल्दी से अब आगे करते हैं। अब आगे आता है इकोनॉमिक थ्योरीज। So monetary and fiscal policies provide several levers that government can use to affect the economy. हमने पढ़ लिया कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट को ऑप्शन मिलते हैं इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड कम ज़्यादा करने के लिए। बट व्हेन शुड वी यूज़ दिस लीवर्स, इन चीज़ों को यूज़ कब करना है हमें चीज़ें तो पता लगी कैसे कर सकते हैं, बट यूज़ कब करना है। द आंसर टू द क्वेश्चन इज इट डिपेंड्स। Several economists have proposed different theories about the best ways of government to look after other economies of the country. Different government may follow different theories. तो अब हम different theories पढ़ेंगे कि हर कंट्री में क्या, मतलब we will not bifurcate in countries, but normally सारी कंट्रीज़ को मिलके सबसे डिस्कस करके हमारी ऑन एन एवरेज कुछ थ्योरीज निकली हैं कि गवर्नमेंट क्या सोचती है कंट्री की कि इकोनॉमी में हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किस पॉलिसी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहली आती है क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी कई कंट्रीज़ में कई गवर्नमेंट सोचती है, कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। क्यों? जब हम पीक पे पहुंच जाएंगे तो चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी। जैसी चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी तो लोग चीज़ें लेना कम कर देंगे, लोग चीज़ें लेना कम कर देंगे, उनकी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, कंपनी की सेल कम हो जाएगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी, जॉब्स कम हो जाएंगी तो लोगों का पैकेज कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये चीज़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब नीचे आ जाएगा बस स्टेज,
तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होंगी, तो लोग दोबारा से चीज़ लेनी शुरू करेंगे, लोग चीज़ लेंगे, कंपनी की सेल बढ़ेगी, कंपनी जॉब्स देगी, लोगों को सैलरीज मिलेंगी, लोग और खर्चा करेंगे, डिमांड और बढ़ेगी। तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो क्लासिकल थ्योरी ये लोग मानते थे। तो इस चीज़ को जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया सॉरी। However, this theory was undetermined by Great Depression in 1920s and 30s when, despite wages falling significantly, economy did not respond by growing and seemed unable to pull itself out of recession. तो क्लासिकल थ्योरी बहुत कंट्रीज फॉलो करती थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई 1920s एंड 30s में कि जब वेज रेट बहुत गिरा था, स्टिल उसके बाद भी इकोनॉमी ठीक से नहीं पुल कर पाई, रिसेशन ही रहा। अब उसके बाद और नई थ्योरीज आई, तो एक आई हमारी केनेजियन व्यू। सो केनेजियन व्यू इज डिमांड साइड। अब केनेजियन व्यू क्या था? सो दिस वाज डेवलप्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स। तो केन्स आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट नीड टू मैनिपुलेट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इन द इकोनॉमी, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। He argued that government intervention would often need in order to move the economy closer to its ideal equilibrium. This was because if left to itself, the economy could get stuck at unfavorable economic points and had happened in Great Depression. तो केनेजियन व्यू डिमांड साइड में वो क्या कह रहा था कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ डालनी पड़ेंगी ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो। डिमांड कैसे कम हो सकती है? लोगों का टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, कम पैसे बचेंगे तो लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो सामान लेंगे नहीं, दैट मीन्स चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। सो दैट इज केनेजियन व्यू। प्रैक्टिकली दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड बोरो मनी एंड इंजेक्ट इट इनटू द इकोनॉमी टू रन अ बजट डेफिसिट, जो हमने पढ़ा था। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस एंड रन बजट सरप्लस टू स्लो डाउन द इकोनॉमी। दिस इज हाउ गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट मनी इन इकोनॉमी और बाय केनेजियन व्यू। अब आते हैं मॉनिटरिस्ट व्यू। मॉनिटरिस्ट व्यू इज सप्लाई साइड। अब सप्लाई साइड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सप्लाई कैसे कम कर सकती है? क्योंकि अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड अब डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अगर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने सप्लाई भी बढ़ा दी, दैट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई। अगर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई कम करेगी तो इक्विलिब्रियम पे आ गई। So that is called supply side policy. So monetarists return to the classical view that there was only one equilibrium point in the economy, the point where supply equals to demand. The only reason that economy does not find its equilibrium because it is hindered by many market imperfections. The role of government is therefore to remove these imperfections, allowing economy to naturally find its ideal equilibrium. सो मार्केट इम्परफेक्शन टेंड्स टू इंक्लूड, मार्केट इम्परफेक्शन किन किन चीज़ों से आती है? इन्फ्लेशन से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, प्राइस फिक्सिंग, मिनिमम वेज रेट, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, अब्यूजेस ऑफ मोनोपली पावर। जैसे अगर आपको किसी बिजनेस में आपकी मोनोपली है तो दैट इज़ अब्यूजेस ऑफ मोनोपली पावर, यू आर चार्जिंग द प्राइस जो भी मन में आ रहा है। सो ये सारी हमारी इम्परफेक्शंस होती हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। Monetary solution to economic problems are often described as supply side economics, as they focus on improving the supply of factors of production in the economy. So this is monetarist policy. तो guys अब हमारा क्वेश्चन आता है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन जल्दी से। So which of the following statement is not consistent with the supply side policy? supply side policy से कौन सी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट नहीं है? रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इससे भी सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा। रिडक्शन इन बजट सरप्लस, अब बजट जो सरप्लस है दैट रिलेट्स टू डिमांड नॉट सप्लाई, तो रनिंग अ बजट सरप्लस ये हमारा डिमांड से फ़र्क पड़ता है, इसका सप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे। सो अंडरस्टैंडिंग नंबर 12, which one of the following would cause fall in level of aggregate demand in the economy? aggregate demand किस चीज़ से गिरेगी? So first is aggregate demand किस चीज़ से गिरेगी? Decrease in level of imports, level of imports कम होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे एक तरह से,
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। फॉल इन अमाउंट पीपल चूज टू सेव, अगर लोग सेव कम करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर मार्केट में पैसा कम डालेगी, दैट मीन्स गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा निकाल रही है, तो लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, खर्चा कम होगा, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। डिक्रीज़ इन लेवल ऑफ इनकम टैक्स, एक बार पढ़ लेते हैं, तो डिक्रीज़ इन लेवल ऑफ इनकम टैक्स से भी लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और वो खर्चा कम करेंगे और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करेगी। तो सी विल बी दी योर आंसर। सो अब आता है हमारा अचीविंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। अब द पॉइंट इज हाउ विल, सिंपल, ऊपर वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउ विल अ गवर्नमेंट प्रैक्टिकली मैनेजेस इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को कैसे मैनेज करती है। तो जैसे गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में ग्रोथ लानी है, तो मार्केट में ग्रोथ वो कैसे ला सकती है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कैसे कर सकती है। रनिंग अ बजट डेफिसिट, मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा देना। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, this would be a classical monetarist policy and could include, for example, increasing availability of labor through training schemes and all. So basically increasing availability of production factors, cutting interest rate, तो कटिंग इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा पैसे बचेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों की। तो ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट कैन डू दीज थिंग्स। इनके जो अंदर क्या है गाइस, इसको एक बार प्लेन रीड कर लेना, इसमें एज सच कुछ नहीं है जो डिटेल में बताने वाला है, बस ये ऊपर ऊपर की हेडिंग ही मेन है कि कैसे गवर्नमेंट ग्रो कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है मार्केट में। अदर पॉलिसीज दिस इंक्लूड गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर टू रिड्यूस इम्पोर्ट। सो इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बढ़ा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप की होती है और उस टाइप को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। तो फर्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल लो पे होती है, उस टाइम पे मार्केट में कोई भी जॉब नहीं होती, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डेफिशिएंट, परसिस्टेंट और केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉज्ड बाय एग्रीगेट डिमांड द इकोनॉमी बीइंग टू लो टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो द केनेजियन सॉल्यूशन फॉर दिस वुड बी टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, परहैप्स रनिंग अ ट्रेड डेफिसिट। डिमांड साइड वाला क्या बोलेगा, गवर्नमेंट ट्रेड डेफिसिट करे। मॉनिटरिस्ट व्यू सप्लाई साइड वाला क्या बोलेगा, would continue to ask to reduce the market imperfections such as they felt that it will naturally move economy further towards full employment। मतलब अगर ये सिचुएशन चल रही है तो गवर्नमेंट वो इम्परफेक्शंस ख़त्म कर दे ताकि इकोनॉमी दोबारा से चलनी शुरू हो जाए, जैसा मॉनिटरिस्ट हमेशा बोलता था। अब आता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अब ये एक बंदा है, ही इज़ वर्किंग इन कंपनी ए, नाउ दिस पर्सन हैज स्विच टू कंपनी बी। तो पहले वो काम कर रहा था कंपनी ए में, अब उसने स्विच कर लिया कंपनी बी में। तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में जो भी टाइम गैप होगा, जैसे 3 मंथ्स 4 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जॉब छोड़ दी और मैंने बोला मैं 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद जॉब करूंगा और 6 महीने से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। सो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड frictional unemployment. So this refers to people who are short term unemployed as they move between jobs. This is not normally seen as problem but can be reduced by increasing the information unemployed people receive about job opportunities. Supply side policy कि लोगों को और information दो jobs की कि कहाँ jobs available हैं, क्या क्या तुम और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकालो ताकि अगर कोई बंदा जॉब छोड़े तो उसको दूसरी जॉब भी ईजिली मिल जाए। सो दिस इज़ हाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी dealt with, this problem can be dealt with. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अगर मार्केट में कोई नई मशीनरी आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नई टेक्नोलॉजी सब लोगों को नहीं आती। जो पुराने लोग हैं दे विल स्टिल बी वर्किंग एंड डूइंग दी ओल्ड मेथड। तो उस केस के अंदर उस अनएम्प्लॉयमेंट को अगर टेक्नोलॉजी की वजह से किसी की जॉब जाती है, वी कॉल दैट स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
This occurs when there is a structural change in the economy leading to change in skills required and the location where economic activity takes place. Boosting aggregate demand will have little impact on this type of unemployment. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से इस अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. देखो, डिमांड बढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी स्किल्स कैसे लाएंगे लोगों के अंदर? अगर टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, हमें नए लड़के, नए नौजवान मिल जाएंगे काम करने के लिए, बट जो पुराने लोग हैं, हाउ विल दोज पीपल बी वर्किंग? वो तो कर ही नहीं पाएंगे. तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एग्रीगेट डिमांड बूस्ट भी कर दोगे तब भी अनएम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं होती. मॉनिटरीज पॉलिसी आर लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव. कैसे? गवर्नमेंट फंडेड रीट्रेनिंग स्कीम, टैक्स ब्रेक फॉर रीडेवलपिंग ओल्ड इंडस्ट्रियल साइट्स, बिजनेस स्टार्टअप्स एडवाइस एंड लोन. मतलब अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो लोगों को, जैसे स्टार्टअप्स को लोन देना शुरू कर दिया कि स्टार्टअप्स नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, काम करें, अपना दिमाग लगाएं. जो पुराने लोग हैं उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएं, प्रॉपर ट्रेनिंग दें उनको, ताकि वो और उनके स्किल्स डेवलप हो जाएं. ठीक है. टैक्स ब्रेक फॉर रीडेवलपिंग, मतलब अगर आप पुराने तरीके से, जैसे इंडिया में आजकल हैंडलूम्स का बहुत ज़्यादा, पहले हैंडलूम्स की वैल्यू इतनी नहीं थी, आजकल हैंडलूम्स का बहुत ज़्यादा चलता है. मतलब पीपल प्रेफर बाइंग हैंडलूम प्रोडक्ट जो प्योर हैंडमेड होते हैं. ठीक है. थोड़ा गवर्नमेंट उनमें कुछ स्कीम्स वगैरह डाले. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो दीज आर मॉनिटरीज पॉलिसी जो यहाँ काम करती हैं. केनेजियन व्यू डिमांड सप्लाई फैक्टर, डिमांड फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करता. उसके बाद आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? इट अकर्स नेचुरली इन सम इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड फॉर गुड्स आर हाईली सीजनल. फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म एंड फार्मिंग. जैसे टूरिज्म है शिमला. अब शिमला में जो पीक सीज़न होता है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मई, जून, जुलाई, अप्रैल भी कह सकते हो, दीज आर पीक सीज़न. लेकिन इसके अलावा जो टाइम होता है, फेब, मार्च, अप्रैल, कोई नहीं जाता वहाँ पे. और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत बारिशें होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता. सो पीक सीज़न में एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग होते हैं वहाँ पे. जब पीक सीज़न नहीं होता तो वहाँ पे जॉब्स वगैरह कुछ भी नहीं होती. दिस इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस कैन क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन रीजन दैट रिलाई हैविली ऑन सच इंडस्ट्रीज़. वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. अब इसका सॉल्यूशन एज सच कुछ नहीं है, बट सिर्फ समझना है हमें. रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट. अब रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं? दिस इज़ फाउंड इन इंडस्ट्रीज दैट आर हाईली अनआयनाइज्ड. Union negotiations keep wages artificially high using threat of industrial action such as strikes. High wage bill that creates means number of people employed by the industry is reduced. Monetaries would see this market imperfection and would look into the union power and abolish minimum wage agreement. इसका मतलब क्या है? जिन इंडस्ट्रीज़ में वेजर्स जो वो होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वेजेस पे होते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दो, यूनियंस उनकी बनती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दो, तो दे विल ऑब्वियसली फाइट टू इंक्रीज सैलरी. वो फाइट करते रहेंगे सैलरी बढ़ाने के लिए, मिनिमम वेज रेट बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ. अगर वो चीज़ चलती रही तो कंपनी कहाँ से पे करेगी उनको इतने पैसे? तो कंपनी तो लॉसेज में जाएगी. तो कंपनी क्या करेगी? अगर वेज रेट बढ़ाना है तो ठीक है, हम बढ़ा देते हैं, वो और बंदों को नहीं हायर करेगी, तो जॉब्स कम हो जाएंगी. सो दैट इज़ रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसमें भी केनेजियन व्यू नहीं चलता. मॉनिटरीज व्यू, सप्लायर साइड, ये बोलता है कि ये फैक्टर्स ढूंढो, ठीक करो इसको कि क्यों ये चीज़ हो रही है. उनको पावर इतनी मत दो, तुम मिनिमम वेज रेट कम कर दो. तो वो कैसे लड़ेंगे? जब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट कम कर दिया, लेट से 10,000 रुपये कर दिया पर मंथ, तो ये कैसे लड़ेंगे? ठीक है. अब आता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1. जल्दी से पढ़ते हैं इसको. Identify which type of unemployment is being described in the following. A worker loses their job because of introduction of new technology. Technological unemployment. After the Wall Street crash, millions of Americans were able to find work. So this would be cyclical unemployment. Cyclical unemployment क्या होती थी कि जब इकोनॉमी ही पूरी डाउन है, जब सब कुछ डाउन है, तो ऑब्वियसली जॉब नहीं होगी. Jobs in car industries have been reduced due to strong union and high wages. ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा है बिल्कुल. That is real wage unemployment. Management accountant has just been made redundant because this is due to start a new job between 3 weeks. So this is frictional unemployment. एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं. Bar staff are out of work in November in Spanish holiday resort. That means ये होगा seasonal unemployment, क्योंकि सीजन की वजह से इसको जॉब नहीं मिली. ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एंड आई डोंट वांट कि मैं इस चैप्टर को और ज़्यादा स्ट्रेच करूँ.
आगे, अब आगे हमारा आता है इन्फ्लेशन. सो एज विद अनएम्प्लॉयमेंट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट पॉलिसी विल डिपेंड ऑन विच कॉज इज डोमिनेंट इन द इकोनॉमी. किस कॉज, कौन सी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पहले तो वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ करेगी जिससे ये पॉलिसी ठीक हो. तो फर्स्ट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है. इसकी वजह से, डिमांड की वजह से बिजनेसमैन्स ने इसके प्राइसेस बढ़ा दिए. दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Keynesian policies would focus on reducing aggregate demand through tax rises, cuts in spending and higher interest rate, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी. देन आता है कॉस्ट प्लस पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल जो कंपनी चीज़ बनाती है तो उसका अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा या रॉ मटेरियल महंगा होगा, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट महंगी होगी, दैट मीन्स वो चीज़ भी महंगी बेचेगा. सो दिस इज़ वेयर द अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइज. दिस मेक्स गुड्स मोर एक्सपेंसिव टू मेक, फोर्सिंग मैन्युफैक्चरर टू रेज देयर प्राइसेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज. दिस विल लीड टू प्राइस ऑफ मैनी गुड्स आर इंक्रीजिंग. जैसे हम बोलते हैं ना, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, दैट मीन्स कॉस्ट महंगी हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चीज़ महंगी हो जाएगी. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. दिस कैन अकर इन कंट्रीज दैट हैव सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स. इफ नेशनल करेंसी वीकन्स द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट विल राइज लीडिंग टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन. मतलब अगर हम बेसिकली क्या होगा, अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है, करेंसी बहुत ज़्यादा वीक होगी तो क्या होगा, हमारे एक तरह से जैसे करेंसी अगर हमारी वीक हो रही है तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे. और इंपोर्ट्स कम क्यों होंगे, क्योंकि जो चीज़ पहले तुम्हें 70, अगर $1 की चीज़ है जो पहले 50 रुपये की थी, अब तुम्हें वही $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे हैं. दैट मीन्स इंपोर्ट तुम्हारा महंगा हो गया, तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज. अब कोई चीज़ अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो, पहले 1 लाख की थी, अब 1,15,000 की है या 1,20,000 की है, तो इंडिया में अगर वो बंदा सेम चीज़ बना रहा है तो वो भी प्राइस बढ़ा देगा. वो बोलेगा कि अगर मैं भी 1 लाख की बना रहा हूँ, मैं भी 1,15,000 की बेचता हूँ, क्योंकि अगर बंदा इंपोर्ट करके लेगा तो भी उसको महंगी पड़ेगी, तो मैं भी महंगी बेचनी शुरू कर देता हूँ. सो दैट इज़, इफ़ नेशनल करेंसी वीकन्स, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट विल राइज लीडिंग टू डोमेस्टिक इन्फ्लेशन. दिस कैन बी रिड्यूस बाय पॉलिसीज टू स्ट्रेंथन नेशनल करेंसी. अब आता है मॉनिटरी इन्फ्लेशन. अब मॉनिटरी इन्फ्लेशन क्या होती है, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग द परचेजेस पावर ऑफ द इकोनॉमी, boosting demand for goods and services. If this expansion occurs faster than expansion in supply of goods, तो inflation will rise. मतलब लोगों को हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन बिजनेसमैन्स को इतने पैसे नहीं मिल रहे कि वो प्रोडक्ट उस लेवल पे बना सकें, तो मॉनिटरी में इन्फ्लेशन विल राइज. Expectation effect. Many individual and businesses will have an expectation that goods and services will increase in price each year due to inflation. In order to protect themselves against these rises, wages and prices will therefore be increased now. This may lead to inflationary spiral where inflation occurs because there is expectation that it will occur. मतलब अगर तुमने बोला है कि अगले साल मेरे को सेल्स बहुत ज़्यादा करनी है, मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है, तुम माइंड में सोचोगे कि हाँ यार, रॉ मटेरियल जो मेरा है वो पहले इतने का था, अब वो आगे महंगा होगा. 1 साल बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रमोशन मांगेंगे, हमें प्रमोशन दो. 1 साल बाद जो मैं ट्रांसपोर्टेशन है, ज़रूरी थोड़ी है कि पेट्रोल सस्ता होगा, हो सकता है महंगा हो. तो मुझे पता है कि चीज़ें आगे महंगी होने वाली हैं, तो इसीलिए मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देता हूँ. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन इफेक्ट. तो इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सपेक्टेशन. ठीक है गाइज, आई होप सबको समझ आ गया हो. अंडरस्टैंडिंग 14 गाइज पढ़ लेना सारे, 14-15 गाइज कर लेना. मैं अभी नहीं करा रहा बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड दिस टॉपिक एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस. सो गाइज, दिस इज द लास्ट टॉपिक, लेट्स फिनिश इट अप. बहुत बड़ा चैप्टर था ये, बहुत बड़ा चैप्टर था. सो बात है हमारा लास्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? इफ़ बैलेंस ऑफ पेमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़
exports minus imports. Exports minus imports. So if the country has a deficit on its balance of payment, there is a net outflow of funds from the country. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कम है, दैट मीन्स इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है. इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है. दिस इज़ क्लियरली नॉट सपोर्टेबल इन लॉन्ग टर्म एज कंट्री विल रन आउट ऑफ मनी. The government can therefore look to reduce the deficit using either expenditure reducing or expenditure switching strategies. अभी दोनों हम पढ़ेंगे. अब पहले आता है expenditure reducing strategy. Expenditure reducing strategy क्या होती है, पढ़ते हैं. These involve government deliberately shrinking the domestic economy in order to reduce demand of imports. This reduction could be accomplished by contractionary monetary policy, running a budget surplus. Reducing the size of economy will also help to reduce inflation, reducing export prices and making the country export more competitive. मतलब अगर गवर्नमेंट हम कैसे करेगी, अगर गवर्नमेंट तुम्हारे के पास पैसे ही कम छोड़ेगी, अगर गवर्नमेंट डिमांड ही कम कर देगी चीज़ों की, तुम्हारे पास पैसे कम छोड़ेगी, तुम्हारे को मार्केट में पैसे नहीं मिलेंगे, जॉब्स कम हो जाएंगी, सैलरी पैकेज कट जाएगा, दैट मीन्स तुम सामान इंपोर्ट भी नहीं कराओगे बाहर से, पैसे ही नहीं है इंपोर्ट कराने के, तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, करेंसी वीकन्स हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज़ कि गवर्नमेंट आम जनता के हाथ में पैसे कम छोड़ती है ताकि वो खर्चा ही ना कर पाए और हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएं. सेकेंड आता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजीज. अब एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है? दिस इन्वॉल्व गवर्नमेंट ट्राइंग टू एनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रादर देन इम्पोर्टेड गुड. जैसे आजकल चल रहा है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया और बाय इन इंडिया. इंडिया में ही बाय करो चीज़ें, बाय फ्रॉम इंडिया, बाय इंडियन प्रोडक्ट्स. सो दिस कुड बी अकम्प्लिश्ड बाय कंट्रोल्स ऑन इम्पोर्ट्स वाया टैरिफ्स एंड कोटाज, increasing exports by subsidizing exporters, lowering exchange rate, making imports more expensive and exports more competitive. This is often referred to as devaluation. इससे क्या होगा, अगर करेंसी सस्ती हो जाएगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे. और दूसरा, अगर हम बोलेंगे लोगों को कि इंडियन प्रोडक्ट लो, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, जैसे एक पेन है या एक बुक तो नहीं मैं बोलता, चलो टैब है, एक वो है सैमसंग का टैब अगर तुम इंपोर्ट करते हो तुम्हें पड़ता है लेट्स से 50,000 का, और अगर तुम इंडिया में बाय करते हो तुम्हें वो तुम्हें पड़ता है 80,000 का, तो ऑब्वियसली तुम इंपोर्ट करोगे. कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पॉलिसी लगा दी कि इस पर तुम्हें 75,000 रुपीज़ का तुम्हें मिलेगा आफ्टर टैक्स, जो कस्टम टैक्स वगैरह होते हैं, देन यू विल प्रेफर बाइंग फॉर 80,000 कि यार 5,000 रुपये में क्या इंपोर्टेड चीज़ लेना, वहाँ से आएगा, ख़राब हो जाएगा, वारंटी में प्रॉब्लम आएगी, तो हम इंडिया में ही चीज़ लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ दीज पॉलिसीज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रैटेजीज व्हेन गवर्नमेंट एनकरेजेस इंडिविजुअल टू बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, इट्स ओन कंट्रीज प्रोडक्ट. ठीक है, अब फटाफट से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 16. विच ऑफ द पॉलिसीज फॉर करेक्टिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी. एक्सपेंडिचर कम करने की पॉलिसी. कटिंग द लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो है मेरे हिसाब से कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोगों का खर्चा ही कम कर दो तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे. डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तो हमारा स्विचिंग स्ट्रैटेजीज होता है. डायरेक्टली लोगों के पास पैसे नहीं हो रहे ना, पैसे तो लोगों कमाई उतनी कर रहे हैं, कमाई नहीं कम हो रही लोगों की जेब से पैसे नहीं कट रहे, बेसिकली इंपोर्ट सस्ते महंगे हो रहे हैं. तो वो हमारी होती है स्विचिंग स्ट्रैटेजीज के गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक प्लान कर रही है कि तुम ऑटोमेटिकली स्विच कर लो, दैट इज़ स्विचिंग स्ट्रैटेजी. तुम्हारी जेब से पैसे निकाल लेगी ताकि खर्चा ना कर पाओ, दैट इज़ तुम्हारी एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रैटेजी. इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट टैक्स, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इससे भी क्या होगा, तुम्हारे माइंड में होगा चीज़ महंगी है, जेब से पैसे नहीं कटेंगे. यूज़ ऑफ इम्पोर्ट कोटास, तो BCD इज़ नॉट योर आंसर. तो हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट कॉज कंट्रीज एक्सपोर्ट टू डिक्रीज. किसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, पढ़ते हैं एक बार. अ फॉल इन एक्सचेंज रेट, ये तो गलत है, एक्सचेंज रेट फॉल होता है तो हमने पढ़ा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे. रिडक्शन इन अदर कंट्रीज टैरिफ बैरियर्स, अगर दूसरी कंट्री अपने टैक्सेस कम कर दे, जैसे ये है इंडिया, ये है अदर कंट्री, इस कंट्री ने टैक्स कम कर दिया इंपोर्ट पे, तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगी. अब वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगी मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है. अ डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इन अदर कंट्रीज, इसको छोड़ देते हैं, अभी लास्ट पढ़ते हैं.
a rise in country's import, a rise in that country import. अगर वो दूसरी कंट्री, राइज इन दैट कंट्रीज इम्पोर्ट, अगर दूसरी कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है, दैट मीन्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे. तो इससे हमें पता चल रहा है कि आंसर आ रहा है सी. ठीक है, अब सी क्या है आंसर गाइस, एक बार सी क्यों है. डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इन अदर कंट्रीज. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट, या चलो इस पॉइंट को छोड़ो गाइस, अगर तुम्हें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आता, मैं एक्चुअली इसको डीप में जाना नहीं चाहता, दिस इज़ बिट लेंदी. पॉइंट इज़ कि अगर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर ना आए तो यू कैन गो बाय द इनडायरेक्ट मेथड. अब आते टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 18. अंडरस्टैंडिंग 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट करेक्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है. तो रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अपवर्ड, अगर हम करेंसी की वैल्यू बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट्स और बढ़ जाएंगी. तो यही हमारा आंसर है आई थिंक. आगे पढ़ लेते हैं एक बार. रेजिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा देंगे उससे क्या होगा, लोग रेजिंग इट वुड नॉट करेक्ट. इंटरेस्ट रेट अगर डोमेस्टिक बढ़ा दी, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, उससे तो बल्कि तुम्हारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोगों के पास पैसा कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो हमारा तो बल्कि डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा. डिफ्लेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी डाउन करेंगे, अगर रुपी की वैल्यू गिराएंगे तब भी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो ये भी आंसर नहीं है. इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल, अगर इम्पोर्ट पे हम कंट्रोल करेंगे इट मीन्स इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर. तो आंसर विल बी 1. गाइज यू माइट थिंक कि मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है, बट इट वॉज अर्जेंसी फॉर मी. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी मैसेज कि सर ये चैप्टर प्लीज़ बना दो. मुझे खुद बुरा लग रहा था, मेरी वीडियो डिलीट हो गई है तो, एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ, तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव सफिशिएंट टाइम टू दिस. आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ पीछे जाके वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से इसको देख लेना एक बार. ठीक है, एंड स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट इन अ पॉइंट, कमेंट्स हैं ही है तुम्हारे पास, वहाँ पे कर देना. ठीक है गाइज, सो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मार्क्स स्कोर करो. F1 मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, F1 में कुछ भी पेंडिंग नहीं है. प्लस गाइज लास्ट थिंग, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ नॉट. थैंक्स, बाय, टेक केयर.